अब हम शुरू करेंगे अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ये 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए थे। रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से ये दीवानी प्राप्त करते हुए कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था। ठीक, कब? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बंगाल का दीवान, बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया था? 12 अगस्त 1765। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। कंपनी के जितने भी खर्चे बढ़ रहे थे उनको पूरा करने के लिए आमदनी जुटानी थी, तो उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे आमदनी जुटाई जा सके। ठीक है, व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अगला, समय के साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। भारी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। तो कंपनी की आमदनी कैसे होती थी? कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। वो कहने को दीवान हो गई थी, लेकिन उसके जितने भी काम करने का तरीका था वो एक व्यापारी की तरह था। ठीक, कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसे आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। कम से कम कीमत पर सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। 1765 से कम पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें क्या करनी पड़ती थी? जबरन बेचनी पड़ती थी। ठीक, फिर किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। अब ये क्या है? बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट। साप्ताहिक हाट वो होता है जैसे कि एक बाजार, जिसको भी अपना सामान बेचना है खरीदना है वो वहां पर आ जाता था, उसे कहते थे साप्ताहिक हाट। ठीक, ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर आर्थिक बहुत बुरा असर पड़ता था। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। कब? 1770 में
1770 में एक बंगाल में एक अकाल पड़ा जिसने 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। खेती में सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना, खेती में सुधार लाना जरूरी है। ये चार्ल्स कॉर्नवालिस हैं। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। तो यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर कौन सा? जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना। ये काम किस तरीके से किया जा सकता था? 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। किस किस को? राजा और तालुकदार। तालुकदार जो होते थे उनको कहा गया, उनको जमींदारों की मान्यता दी गई है कि उनके पास जमीनें रहेंगी, वो ये राजा और ये इनको कमाई करके देंगे। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। यानी कि ये राजा और तालुकदार जो होते थे किसानों से लगान वसूलते थे और कंपनी को देते थे। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। फिर समस्या क्या आने लगी इसमें? स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी थी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भी भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों की कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमत बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। ठीक। फिर आता है बंगाल के रियायतों पर कॉलब्रुक का कथन। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रियायत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की इन स्थिति को शब्दों में बयान की थी। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्जे से कभी बाहर नहीं निकाल सकते थे। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता था तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं? ना उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती थी। तो यहाँ पर क्या था? अब राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की दिखाई दे रही थी। तो क्या करा था अंग्रेजों ने? क्या करा था कि एक लिमिट सेट कर दी थी। मतलब एक तय कर दिया था कि इतना पैसा तुम्हें किसानों से लेकर हमें देना है। अब इतना पैसा जमींदारों को देना है, ये कहाँ से देना है ये उन्हें कोई मतलब नहीं था। अगर मान लो किसान के खेत में बाढ़ आ गई या फसल खराब हो गई तो इस चीज से अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। उनको इतना पैसा मिलना चाहिए, इतना राजस्व मिलना चाहिए। तो जिस वजह से जमींदारों की जमीनें कई सारी बिक गई थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। उधर जमींदार भी केवल उनसे वसूल रहे थे, कोई उन्हें परवाह नहीं थी कि जमीन में क्या सुधार हो सकते हैं, नहीं। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था।
अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। फिर महल मतलब ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई है। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। एक नई व्यवस्था 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। ठीक। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। वो कब लागू की गई थी? 1793 में। स्थायी बंदोबस्त किसने? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। ये किसने? 1822 में। अब इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाली व्यवस्था 1822 में किसने वो करी तैयार? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को छोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय-समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदारों की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। महलवारी बंदोबस्त क्या था? एक गांव से जितना भी राजस्व आता था, एक गांव से जितना भी राजस्व आता था उसको कहते थे महल। इसलिए ये व्यवस्था लाई गई महलवारी बंदोबस्त। किसके राज्य में स्टार्ट हुई? टॉमस मुनरो के। टॉमस मुनरो। और किसने किया? हॉल्ट ने। और कब आई? 1822 में। ठीक। अब इसमें व्यवस्था क्या थी? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां ये महाराज जी कौन है? ये हैं गवर्नर टॉमस मुनरो। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। अब राजस्व राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों को सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। जो अधिकारी थे उन्होंने क्या कर दिया? अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था जो देना काफी कठिन था। असंभव नहीं, कठिन था। जो किसानों के पास कुछ नहीं बचता था तब जाके वो राजस्व अपना दे पाते थे। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांव में भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से ये सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर कर रहे हैं।
करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। ये कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। इस तरीके की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही पद्धति को अच्छी तरह समझते हैं। ये 20वीं सदी कलमकारी छापा है और ये मॉरिस कार्टन छापा 19वीं सदी का इंग्लैंड में। ठीक, अभी देखते हैं क्या रंग का कोई इतिहास है। अच्छा, ये रंग हैं जो नील की खेती के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वगैरह। सूती कपड़े के छापों को 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। ये ठीक, दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। ये दोनों छापे में एक बात समान है, दोनों में गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। इसे आमतौर पर कहा जाता है? नील कहा जाता है, जो इसमें गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। यह रंग किस तरह से पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी में के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नील रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से तैयार किया गया होगा। ठीक, उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। नील का सबसे बड़ा स्रोत कौन था? भारत। ठीक, भारतीय नील की मांग क्या क्या है? भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन के हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। किस पर पाबंदी लगा दें? वो नील के आयात पर। अब आता है बगान। एक विशाल खेत जिस पर बगान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषयों में बगानों का जिक्र किया जाता है। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते हैं। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। जो नील का पौधा होता था उससे तो बहुत अच्छा रंग मिलता था, जबकि जो वुड होता था, वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबी द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जैमका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील के बगान भी सामने आ गए थे। नील के बगान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था। उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई थी। जब नील की मांग बढ़ी तो उस दौरान क्या हुआ? जब नील की मांग बढ़ी तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जितनी भी आपूर्ति होती थी वो अब कुछ कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1779 के बीच दुनिया का नील उत्पादन का आधा रह गया था। दुनिया में जितना नील की मांग थी उसका वो आधा रह गया था, जितना उत्पादन होता था उसका आधा रह गया था। ठीक है, ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था?
भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। ठीक। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। कितना था? 30%। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी थी। किस पर? नील की खेती पर ध्यान देने के लिए, नील के कारोबार पर ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी थी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। अगर आप नील की खेती कर रहे हैं, नील की खेती करते थे, तो बैंक और कौन? कंपनी कर्जा देने के लिए तैयार थी। और देख लेते हैं एक बार। सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791, जनवरी उस्कुलोही दस्की का चित्र है ये। जो वहां के लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सैंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्हें बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी थी। कब? 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी थी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप पड़ गई। अब देखते हैं नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती दो मुख्य तरीके थे, निज और रियायती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे। मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक। निज की समस्या यह थी, बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। इसके टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों को इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। तो गुलाम ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनको रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए इन चीजों की जरूरतें होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। जब नील के लिए हलों की जरूरतें होती थी तो जो किसानों के होते थे बैल, किसानों के हल और बैल कहाँ? चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे।
इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रियायती व्यवस्था के अंतर्गत थी। बीघा जमीन का एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघा का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ कर दिया था। रियायतों की जमीन पर नील की खेती। रियायती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रियायतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रियायतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाली रियायत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। किसके ऊपर रहता था? काश्तकारों के ऊपर। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। ठीक है। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। ठीक। ये क्या है? खेतों से फैक्ट्री लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर, ये ऐसे गट्ठर बनते थे, वो फैक्ट्री ले जाते थे। नील का उत्पादन कैसे होता था? ये गट्ठर वगैरह लेकर आए, यहाँ पे नील के खेतों के पास नील का एक कारखाना, विलियम सिस्पन्स, चित्र 1863 में। नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थीं। चलो अब देखते हैं। नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित बैटस यानी कि हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किड़वनिया स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। ठीक दूसरा हौद बीटरवाद में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था। पेडलों से खंगालाया जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थीं और ऊपर से साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था, यानी कि एक तरीके से छानकर पाउडर से निकाल लिया जाता था उसका। ठीक। हौद में घोल हिलाने वाला, ये जो घोल हिलाता था उसकी एक तस्वीर है। ये क्या है? बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील को लुगदी को काट कर मजदूर उन मोहर लगा रहे हैं। उन पर क्या लगा रहे हैं? ये मोहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। ये ठीक। कहाँ पड़ते? हाँ, सुखा दिया जाता था और शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। समस्याएं और भी थीं। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। फिर हम बात करेंगे नील विद्रोह और उसके बाद। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रियायतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रियायतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुश्तुमता
एजेंटों की पिटाई की गई, रियायतों में कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बगान मालिकों की लठियालों और लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। फिर नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रियायतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्हें नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रियायतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव घूमने लगे। जमींदार गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है। बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार का एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 में सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रियायतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशल ईडन ने एक नोटिस जारी किया कि जिसमें कहा गया था कि रियायतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये देख लेते हैं एक बार। एक नील गांव का गीत है। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे को उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह गीतों से हम उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते हैं। ये गीत है मौला हती हती के बगान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नाव के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रियायत तैयार हैं। वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। फिर इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्यवाही को किसान ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील के जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रियायतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एक नील आयोग। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रियायतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रियायतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दे दिया। किसने? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की, कहाँ पे? चंपारण। 1917 में महात्मा गांधी का यह द्वारा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हैदरी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटनकार, नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती करने के लिए तैयार हो? अगर नहीं
तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला ने कहा, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री साले ने, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख माँग लूँगा, परंतु नील नहीं उगाऊँगा। ठीक। फिर अन्यत्र में वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मशीनरी जो बैप्टिस्ते लेबात ने कैरिबी द्वीपों का दौरा किया। इस इलाके के बारे में विस्तार में लिखा। यह तस्वीर लाबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वॉट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बगान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहा है। कैरिबी द्वीप समूह स्थित बगानों में नील का उत्पादन हो रहा है। ये ठीक। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि ये महात्मा गांधी ने कहाँ से नील बगान मालिकों के खिलाफ जो चंपारण में आंदोलन शुरू किया था। कब? 1917 में। ठीक है, तो यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।